नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो कहानी कम और एक गहरा एहसास ज्यादा है। और ये एहसास बंगाल के विभाजन, बिछड़े हुई यादों और प्यार और नुकसान की उस खाई से पैदा होता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बिल्कुल, ये नॉवल यही दिखाती है कि कैसे दुख पीढ़ियों और सरहदों के पार भी जिंदा रहता है। हाँ, अपना रूप बदलता है और बार बार उभर कर सामने आता है। लेखक ने इसे दिखाने के लिए कहानी, कविता, यादें सब कुछ मिला दिया है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दुनिया टूटती है तो इंसानी रूह पर उसके नक्शे कैसे बनते हैं। और यहीं से शुरू करते हैं। किताब का सबटाइटल है अ कार्टोग्राफी ऑफ ग्रीफ, यानी शोक का एक नक्शा। ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। मतलब नक्शे तो जमीन के होते हैं, देशों के होते हैं। दुख का नक्शा क्या होता है? हाँ, ये इस किताब का सार है। देखिए, हम नक्शों को सीधी सपाट लाइनों, बॉर्डर और राजधानियों के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये किताब उन नक्शों की बात करती है जो हमारे अंदर बनते हैं। अंदर बनते हैं जैसे किसी अपने की गैर मौजूदगी का नक्शा, एक छूटे हुए घर का नक्शा, या उस वक्त सही शब्द न कह पाने की कमी का नक्शा। वाह, ये मौजूदगी का नहीं, गैर मौजूदगी का भूगोल है। और ये एक बहुत जरूरी बातचीत है, क्योंकि कुछ रचनाएं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, वो हमें दुख को, यादों को देखने का एक नया व्याकरण देती हैं, एक नई भाषा देती हैं। और खास तौर पर इसका जो पहला हिस्सा है, चांद टी हाउस। तो चलिए चांद टी हाउस के इस विलक्षण दुनिया में कदम रखते हैं। पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं है, इसे एक एंटी लाइब्रेरी कहा गया है। हाँ। ये कैसा नाम हुआ? मतलब एंटी लाइब्रेरी? इसका मतलब बहुत गहरा है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां वो किताबें हैं जो कभी लिखी ही नहीं गई। हाँ, या वो डायरियां जिन्हें किसी ने डर के मारे जला दिया, या वो खत जो मंजिल तक पहुंचने से पहले ही नदी में बहा दिए गए। अरे वाह! ये उन अनकही, अनसुनी कहानियों का ठिकाना है जिन्हें इतिहास ने या समाज ने भुला दिया है। तो एक तरह से ये खोई हुई कहानियों का एक म्यूजियम जैसा है। म्यूजियम से भी ज्यादा, खासकर जब हम इसे भारत के विभाजन, पार्टीशन के संदर्भ में देखते हैं तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। अच्छा। ये उन लाखों कहानियों को पनाह देता है जिनकी एक तरह से हत्या कर दी गई थी। ये कोई पैसिव कलेक्शन नहीं है, ये एक पनाहगाह है। और यहीं पर वो जादू वाली बात आती है ना? Yes. लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये सामान्य मैजिक रियलिज्म नहीं है, नहीं, बल्कि पोस्ट मैजिकल रियलिस्ट है। ये सुनने में थोड़ा अकादमिक सा लगता है। जादुई यथार्थवाद तो हमने सुना है मार्केज की कहानियों में, लेकिन ये पोस्ट क्या है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। पोस्ट का मतलब ये नहीं कि जादू पुराना हो गया है, शायद थक गया है। हाँ, मतलब यहाँ का जादू कोई तमाशा नहीं करता, वो बहुत शांत, जख्मी और थोड़ा शर्मीला है। ठीक वैसे ही जैसे विभाजन या किसी बड़े हादसे से बचा हुआ कोई इंसान होता है। वो अपनी ताकत का दिखावा नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे मरहम लगाता है। इसलिए यहाँ का जादू सजावटी नहीं, बल्कि उपचारात्मक है। वो चीजों की मरम्मत करता है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत तरीका है ऐसे देखने का। और ये मरम्मत करने वाला जादू सिर्फ किताबों तक नहीं है ना? मैंने पढ़ा कि ये चाय में भी घुला हुआ है। हाँ, चाय तो इस जगह का दिल है। चाय का दर्शन, ये मुझे बहुत पसंद आया। स्रोत में एक नीलगिरी चाय का जिक्र है जिसमें कविताएं पढ़कर दम दिया गया है, और उसका स्वाद जीरा, ग्रेफाइट और एक अनसुने वाक्य जैसा। जी, कोई एक वाक्य को कैसे चख सकता है? यही तो इसका जादू है। ये चाय आपके शरीर में जाकर सिर्फ स्वाद नहीं बदलती, वो आपके अंदर कुछ ठीक करती है। विश्लेषण में इसे नैतिक सर्जरी कहा गया है। नैतिक सर्जरी? हाँ, जैसे एक टैक्स कलेक्टर उस टी हाउस में आता है, उसे एक खास तरह की पुएट चाय पिलाई जाती है, और चाय पीते ही उसका अपना नाम ही हवा में घुल जाता है। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी पहचान उसकी सरकारी हैसियत पर, उसके नाम पर टिकी है। हाँ, एक अधिकारी। वो टी हाउस में आता है, एक खास पुअर चाय पीता है, और चाय अपना असर दिखाती है। क्या होता है? उसका नाम, जो फाइलों और रजिस्टरों में दर्ज था, वो स्याही की तरह घुलने लगता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये सिर्फ एक जादुई घटना नहीं है, ये उस पूरी ब्यूरोक्रेटिक पहचान को मिटा देना है जो इंसानों को सिर्फ एक नंबर बना के रख देती है। ये तो उस प्रशासनिक हिंसा पर एक सीधा हमला है। बिल्कुल। कमाल है। पहले चाय आपके अंदर का सच दिखाती है, फिर आपकी बाहरी पहचान को ही मिटा देती है। ये तो अविश्वसनीय है। और ये बदलाव का अनुभव सिर्फ चाय तक नहीं है।
टी हाउस का दरवाजा ही एक सवाल पूछता है, आर यू हियर टू रीड और टू बी रेड? हाँ, क्या आप पढ़ने आए हैं या पढ़े जाने के लिए? ये सवाल तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और ये इस किताब का सबसे क्या कहते हैं क्रांतिकारी विचार है। ये ज्ञान के साथ हमारे पूरे रिश्ते को पलट देता है। कैसे? हमेशा से इंसान ज्ञाता रहा है, वो दुनिया को पढ़ता है, समझता है, लेकिन जैसे ही आप चंद्स टी हाउस में आते हैं, आप ये ताकत छोड़ देते हैं। अब टी हाउस आपको पढ़ना शुरू करता है, आप खुद एक खुली किताब बन जाते हैं। तो टी हाउस आपको पढ़ता है, आपकी कहानियों को, आपके दुखों को, और फिर सिर्फ पढ़कर छोड़ लेता है? नहीं, यहीं से उपन्यास अपने नैतिक केंद्र पर पहुंचता है। और शायद इसके बाद आप उस दरवाजे पर पहुंचते हैं। हाँ, वो दरवाजा जो आपसे एक सवाल पूछता है, आप यहाँ पढ़ने आए हैं या पढ़े जाने के लिए? ये सवाल तो ज्ञान के साथ हमारे पूरे रिश्ते पर ही सवाल खड़ा कर देता है। ये इस जगह का सबसे गहरा और शायद सबसे जरूरी पहलू है। सदियों से ज्ञान का जो बहाव रहा है वो एक तरफा रहा है। हाँ, एक तरफा रहा है ना। एक संस्कृति दूसरी को पढ़ती है, उसका विश्लेषण करती है, उसे परिभाषित करती है। खासकर औपनिवेशिक इतिहास में तो यही हुआ है। बिल्कुल। पश्चिम ने पूरब को पढ़ा, उसे समझा और अपनी परिभाषाओं में कैद कर लिया। जादुई यथार्थवाद में भी अब तक जो नायक होता था वो इंसान ही होता था, जो जादू को देखता था, उसे अनुभव करता था। लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट जाता है। यहाँ इंसान नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप उस दरवाजे को छूते हैं, आप अपनी संप्रभुता खो देते हैं, अपनी सॉवरेनिटी। हाँ। आप अब पाठक नहीं रहे, आप खुद एक किताब बन गए हैं जिसे टी हाउस पढ़ेगा, परखेगा। ये तो आज के दौर में जहां ये बहस इतनी तेज है कि किसकी कहानी कौन सुनाएगा, कौन इतिहास लिखेगा, हाँ, ये तो बहुत बड़ी बहस है। वहां ये विचार किसी क्रांति से कम नहीं है। ये आपको ताकतवर पाठक की कुर्सी से उठाकर उस पन्ने पर रख देता है जिसका विश्लेषण होना है। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, पर क्या ये थोड़ा खतरनाक नहीं है? अगर कोई जगह आपको पढ़ने लगे तो आपकी अपनी पहचान का, आपकी आजादी का क्या होगा? क्या ये एक तरह का सरेंडर नहीं है? ये सरेंडर ही है, लेकिन एक जरूरी सरेंडर। जरूरी क्यों? ये इस बात को स्वीकार करना है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं। ये अपने अहंकार को छोड़ने जैसा है। ये एक बहुत बड़ा नैतिक चुनाव लगता है। ये सिर्फ नैतिक चुनाव नहीं है, ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का जवाब हो सकता है। और शायद तभी आप उस असली सवाल तक पहुंचते हैं जो टी हाउस आपसे पूछता है। क्या? विल यू शेल्व योर स्टोरी और स्टीप इट? क्या आप अपनी कहानी को शेल्फ पर रखेंगे या उसे चाय की तरह घुलने देंगे? ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है। इसका असल में क्या मतलब हो सकता है? शेल्फ करना और स्टीप करना? इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। शेल्फ करना मतलब अपने दुख को एक कलाकृति बनाकर सजा देना, उसे एक ऐसी कहानी बना देना जिसे आप बार बार सुनाते हैं लेकिन वो कभी बदलती नहीं। अच्छा, जैसे म्यूजियम में कोई चीज रख दी हो। बिल्कुल, वो जम जाती है। जैसे उस टैक्स कलेक्टर के जूते प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स की किताबों के बीच शेल्फ पर रख दिए गए, वो एक कहानी बनकर जम गया। और स्टीप करना? स्टीप करना मतलब उस घाव को, उस याद को पानी में घुलने देना, उसे किण्वित होने देना, फर्मेंट होने देना, ताकि उसका स्वाद बदल जाए। हाँ, जैसे चाय की पत्ती गर्म पानी में घुलकर अपना रंग, अपना स्वाद, अपना रूप सब कुछ बदल देती है और पानी को भी एक नया अर्थ दे देती है। ठीक यही। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा दुख सिर्फ हमारा नहीं रहता? जब हम उसे घुलने देते हैं तो क्या वो दूसरों के लिए भी कुछ बन जाता है? यही इसकी सबसे खूबसूरत बात है। घुलने देना मतलब अपनी कहानी को एक जीवित चीज बनने देना जो दूसरों का अनुभव दे सके, उन्हें बदल सके। अच्छा, तो देखिए, यहाँ नैतिकता बचाने की नहीं है, प्रिजर्व करने की नहीं, बल्कि बदलने की है। हाँ, फर्मेंट करने की है। सोचिए, अगर आप दुख को एक म्यूजियम की चीज की तरह सहेज कर रख दें तो वो पत्थर बन जाता है, एक कठोर विचारधारा बन सकता है। लेकिन अगर आप उसे अचार की तरह समय के साथ बदलने दें तो उसका स्वाद, उसका मतलब ही बदल जाता है। वो एक जीवित प्रक्रिया बन जाता है। क्या खूब कहा, बिल्कुल अचार की तरह। हम कच्चे आम के खट्टेपन को खत्म नहीं करते, हम उसे बदलने देते हैं ताकि उसका रूप और स्वाद पूरी तरह बदल जाए। अपने दर्द को एक नई, शायद ज्यादा उपयोगी चीज में बदल देना। ये बात आज के दौर में और भी प्रासंगिक लगती है, जहां हम अपने दुख को भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बनाकर शेल्फ पर रख देते हैं। एक परफेक्ट तस्वीर, एक परफेक्ट कैप्शन और कहानी वहीं खत्म। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये घुलने देने की नैतिकता हमें याद दिलाती है कि दुख को जीने की प्रक्रिया उसे एक प्रदर्शन की वस्तु बनाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। इस टी हाउस में एक और बात अजीब है। क्या?
यहाँ का जादू वो बहुत भव्य या दिखावटी नहीं है। स्रोत कहता है कि यहाँ असंभव भी कोमल, झिझकता हुआ। ये जादुई यथार्थवाद की उस छवि से बहुत अलग है जिसे हम जानते हैं, जहाँ आसमान से फूल बरसते हैं या लोग उड़ने लगते हैं। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने कई सालों तक जादुई यथार्थवाद पढ़ा है। क्लासिक जादुई यथार्थवाद में असंभव घटनाएं ऐसे होती हैं जैसे वो रोज की बात हो, बहुत स्वाभाविक। हाँ। लेकिन यहाँ जादू खुद थका हुआ और शर्मीला है। ठीक। विभाजन का दर्द झेल चुके लोगों की तरह। यानी ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ इंसानों ने नहीं बल्कि जादू ने खुद उस सदमे को झेला है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे जादू का भी बंटवारा हो गया हो। अब वो अपनी ताकत का दिखावा नहीं करता। स्रोत में जिक्र है कि दरवाजा खुद अनिश्चित है कि उसे खुलना चाहिए या नहीं। किताबें डरे हुए जानवरों की तरह सिकुड़ जाती हैं। ये संयम, ये कोमलता इस लेखन को एक नई गहराई देती है। ये चीखने वाला जादू नहीं है। और मुदगल यहाँ संरक्षण के बजाय किण्वन की नैतिकता का प्रस्ताव रख रहे हैं। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, उसे किण्वित होने देना चाहिए ताकि वो जहर के बजाय एक स्पिरिट बन सके, एक ऐसी ऊर्जा जो शायद हमें जलाए नहीं बल्कि आगे ले जा सके। बिल्कुल, ये एक बहुत ही उम्मीद भरा लेकिन मुश्किल रास्ता सुझाता है। हाँ, आसान नहीं है लेकिन ये जिंदगी की तरफ ले जाता है। उनका मानना है कि यादों को बहते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। अगर यादें जम गईं तो वो विचारधारा बन जाती हैं जो बहुत खतरनाक हो सकती हैं, वो जहर बन सकती हैं। लेकिन अगर वो घुलती रहें तो वो एक स्पिरिट बन सकती हैं। तो टी हाउस में आने वाले लोग इसी चुनाव का सामना करते हैं। चलिए कुछ किरदारों की बात करते हैं। तो चलिए पहले मेहमान से शुरू करते हैं। पिस्तौल वाला आदमी देवी दत्त, कहानी क्या है उसकी? देवी दत्त एक नक्शानवीस था, मतलब कार्टोग्राफर। उसने नक्शे पर ऐसी लकीरें खींची जिनसे गांव अपनी नदियों से बिछड़ गए। मतलब वो अपने काम से पैदा हुई तबाही का बोझ ढो रहा था। हाँ, और एक दिन दंगे जैसी भीड़ को डराने के लिए उसने हवा में एक चेतावनी गोली चलाई, लेकिन वो गोली गलती से एक बच्चे को लग गई। और विडंबना देखिए, उसे व्यवस्था बहाल करने के लिए तरक्की मिली, पर वो अंदर ही अंदर उस अपराध बोध में जीता रहा। बिल्कुल। तो चांद उसका इलाज कैसे करता है? वो उसे कोई उपदेश नहीं देता। तो क्या करता है? वो उसे एक खाली नोटबुक और चारकोल का एक टुकड़ा देकर कहता है, एक ऐसी नदी बनाओ जो अपने किनारे ना तोड़े, एक ऐसी सड़क बनाओ जो घर वापस आए। मतलब उसे विनाश का नक्शा बनाने वाले अपने हुनर का इस्तेमाल अब शांति का नक्शा बनाने के लिए करना था। हाँ, उसे बनाने की प्रक्रिया से खुद को ठीक करना था, तोड़ने की याद को मिटाना था। ये तो वो दुख जो अनजाने में की गई एक भयानक गलती से पैदा हुआ। लेकिन उस दुख का क्या जो जानबूझकर किए गए धोखे से आता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यही हमें दूसरे मेहमान की कहानी पर ले जाता है। बंधी कलाई वाला आदमी। उसकी कहानी क्या थी? उसने दंगे की भीड़ के डर से अपने सबसे अच्छे दोस्त का पता बता दिया था, जिसे भीड़ ने जलाकर मार दिया। ओह। बाद में उसने खुद की नब्ज काटकर उन यादों से भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसकी कलाई पर वो निशान हमेशा के लिए रह गया। इसका अपराध बोध तो बहुत सीधा और निजी है। इसके लिए क्या रस्म है? उसे 2 प्याली चाय दी जाती है। पहली अपने दोस्त की खुशी को याद करने के लिए, जैसे उसके बल्ले का स्विंग, उसकी जीत की हंसी। और दूसरी प्याली? वो उस जिंदगी को याद करने के लिए जो वो दोस्त जी सकता था, एक ऐसी जिंदगी जो उसने छीन ली। उसे दोनों सच को एक साथ पीना पड़ता है, खुशी की याद भी और नुकसान की सच्चाई भी। और इसके बाद? इसके बाद उसे एक पुरानी क्रिकेट गेंद दी जाती है और कहा जाता है कि वो बच्चों को बिना डर के खेलना सिखाए और उन गलियों में घूमे जहां उसका दोस्त अब कभी नहीं चल पाएगा। मतलब अपने दोस्त के भूत से भागना नहीं है, बल्कि उसकी याद को उपयोगी बनाना है। बिल्कुल। इन दोनों कहानियों में अपराध बोध तो है, पर एक में अनजाने में हुई गलती है और दूसरे में जानबूझकर किया गया धोखा और इलाज भी बिल्कुल अलग है। हाँ, यही संसार की खूबी है। हर दुख का अपना चरित्र होता है, इसलिए उसका इलाज भी अलग होता है। जैसे हमारा तीसरा मेहमान एक भिक्षु है, आनंद। उसका दुख आध्यात्मिक परित्याग से जुड़ा है। इसका क्या मतलब है? आनंद अपने माता पिता के साधारण भक्ति भरे विश्वास को छोड़कर मठों में ऊंचा ज्ञान खोजने गया था, लेकिन वहां उसे पवित्रता का सिर्फ दिखावा ही मिला। तो वो भागता रहा? वो एक मठ से दूसरे मठ भागता रहा और आखिरकार एक जंगल में अकेले मर गया। उसका भूत अब भी भटक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता
आज भी सुबह उसके लिए पानी का एक लोटा रखते हैं इस उम्मीद में कि वो लौटेगा। उनके इस प्यार का बोझ उसे शांति से मरने नहीं दे रहा। ये तो बहुत ही अलग तरह का दुख है। तो उसे क्या करने को कहा जाता है? उसे अपने माता पिता के लिए एक अधूरी कहानी लिखने को कहा जाता है, जिसमें वो अपने भागने, मोहभंग और अकेलेपन का वर्णन करे, लेकिन अंत खाली छोड़ दे। अंत खाली क्यों? ताकि उसके माता पिता का प्यार और उनकी प्रार्थनाएं उस कहानी को पूरा कर सकें। वो उन्हें सच बता रहा है, लेकिन अंत उनके प्यार पे छोड़ रहा है। कमाल है। और चौथा मेहमान, एक संगीतकार प्रकाश कपूर, उसकी कहानी तो खुद को तबाह करने की कहानी लगती है। हाँ, प्रकाश एक वायलिन वादक था। उसे अपने सोलो कॉन्सर्ट में गलत सुर बजाने का इतना खौफ था कि उसने जानबूझकर कॉन्सर्ट से ठीक पहले छत का एक हिस्सा गिरा दिया, ताकि कॉन्सर्ट रद्द हो जाए। हाँ? अब तक हमने जिन 4 लोगों की बात की, उनका दर्द और इलाज बहुत व्यक्तिगत था। क्या कोई ऐसा भी है जिसका दर्द सामूहिक हो? हाँ, 5वीं मेहमान वही है, आग वाली महिला शोभना। वो एक क्रांतिकारी से प्यार करती थी जिसे मार दिया गया था, और उस राजनीतिक हार और व्यक्तिगत दुख के गुस्से में उसने खुद को आग लगा ली। हाँ, उसका दर्द राजनीतिक भी है और व्यक्तिगत भी, और उसका इलाज भी अकेले नहीं होता। अच्छा, ये पहला इलाज है जिसमें दूसरों का सहयोग जरूरी है। वो अपनी जली हुई साड़ी से एक धागा खींचती है, फिर उसे बारिश के पानी और पत्थर के साथ मिलाकर एक नया धागा बनाती है, और दूसरे दुखी लोग उसकी मदद करते हैं। यह तो बहुत प्रतीकात्मक है। उस नए धागे का क्या होता है? उसे उस नए धागे को अपने केरोसिन के टिन के चारों ओर लपेटने और उसे नदी में प्रवाहित करने के लिए कहा जाता है। इस तरह वो आत्मविनाश के उस पात्र को एक स्मारक में बदल देती है। और ये काम वो सबके साथ मिलके करती है। बिल्कुल। उसका व्यक्तिगत गुस्सा सामूहिक शोक का हिस्सा बन जाता है। यह सामूहिक इलाज का विचार बहुत शक्तिशाली है, और ये हमें शायद सबसे दर्दनाक कहानी की तरफ ले जाता है, छठे मेहमान की, जो एक बच्चा है। कोई राजनीति नहीं, कोई दर्शन नहीं, सिर्फ घरेलू क्रूरता है। ईर्ष्या और डर के कारण उसके पिता ने उसे छत से फेंक दिया था। वो बच गया, लेकिन उसका एक हाथ चला गया। उसकी एक आस्तीन खाली है और सिली हुई है। ये दुख का सबसे सीधा और भयावह रूप है। इन 6 कहानियों के बाद कोई भी यही सोचेगा कि किसकी तकलीफ सबसे बड़ी थी। क्या उस बच्चे का दर्द उस भिक्षु के दुख से बड़ा नहीं है? बिल्कुल। और यही सवाल वो 6 मेहमान भी चांद से पूछते हैं। जी। हम में से किसका दर्द ज्यादा गहरा है? वो एक क्या कहते हैं, हायरार्की चाहते हैं अपनी पीड़ा की। हम हमेशा अपने दुखों की तुलना दूसरों से करते हैं, ये सोचे बिना कि हर किसी के लिए उसका अपना दुख ही सबसे भारी होता है। सही कहा। और जब भिक्षु पूछता है कि क्या दर्द से दूर भागा जा सकता है, तो चांद स्याही का एक और रूपक इस्तेमाल करता है। वो क्या है? वो कहता है, तुम पन्ना पलट सकते हो, लेकिन पिछले पन्ने पर लिखे शब्दों का दबाव नीचे वाले पन्ने पर उभर आता है। मतलब जो कुछ भी अनकहा छोड़ देते हैं, उसका दबाव वो साथ चलता है। बिल्कुल। तो उद्देश्य दर्द को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे एक ऐसा तार बनाना है जो शायद एक नया संगीत दे सके। दर्द को अपना मालिक नहीं, बल्कि अपना साथी बनाना है। चांद की चाय की दुकान और दुखों की संसद की ये यात्रा हमें यही दिखाती है कि कैसे अलग अलग दुखों का सामना किया जा सकता है और उन्हें एक नई आवाज दी जा सकती है। ये उन पंक्तियों पर आधारित हैं जो चेतावनी देती हैं कि ऐतिहासिक हिंसा कभी गायब नहीं होती, वो बस वर्तमान की राख के नीचे सो जाती है। सवाल ये है कि हम अपने वर्तमान में ऐसी कौन सी खामोशी बनाए हुए हैं जिसे इतिहास फिर से लिखने का इंतजार कर रहा है। क्या हम अपनी जिंदगी में अपनी कहानियों को घुलने का मौका दे रहे हैं ताकि उस दर्द का इस्तेमाल समझ के लिए कर सकें, या हम उन्हें बस शेल्फ पर रख रहे हैं, ये दिखावा करते हुए कि वे गुजर चुकी हैं, जबकि उन अनकही बातों का दबाव अभी भी नीचे की हर चीज पर, हमारे आज पर अपनी छाप छोड़ रहा है। मतलब हमने अब तक एक ऐसी जगह की बात की जहां चुनाव है, जहां बदलाव मुमकिन है, लेकिन स्रोत हमें एक दूसरी जगह भी दिखाता है जो इसका बिल्कुल उल्टा आईना है। वो सरकारी कैबिन? हाँ, वो सरकारी कैबिन। ये टी हाउस से उल्टे जुड़वा की तरह कैसे जुड़ा है? वे एक ही दुख की प्रक्रिया के 2 अलग अलग अंजाम हैं। 2 अंजाम? हाँ, वे एक ही सवाल के 2 अलग अलग जवाब हैं। टी हाउस वो जगह है जहां आप अपनी मर्जी से अपने दुख का सामना करने जाते हैं। यहां दुख सुगंधित चाय की तरह है जिसे आप स्वेच्छा से पीते हैं ताकि आप बदल सकें। यह स्मृति का गर्भ है, वूम्ब, जहां कुछ नया जन्म ले सकता है। और कैबिन? वो स्मृति का मकबरा है, टूम्ब। मकबरा। कैबिन में दुख इतना ज्यादा घुल चुका है कि वो कड़वा जहर बन गया है,
और आपको उसे जबरदस्ती पीना पड़ता है। टी हाउस में आप अपनी मर्जी से दाखिल होते हैं और कैबिन में आप 1947 से कैद हैं। एक जगह खिड़वन की फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है जहां चीजें बदलती हैं और नया रूप लेती हैं, और दूसरी जगह सड़न की प्यूट्रिफैक्शन की प्रक्रिया है जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। ये गर्भ और मकबरे का जो कॉन्ट्रास्ट है ये बहुत शक्तिशाली है। एक जगह जहां जीवन की संभावना है और दूसरी जहां सिर्फ मौत का इंतजार। और उनके दरवाजों को देखिए। हाँ, टी हाउस का दरवाजा आपसे एक सवाल पूछता है, क्या आप पढ़े जाने के लिए तैयार हैं? ये एक निमंत्रण है, एक संवाद की शुरुआत है। जबकि सरकारी कैबिन का दरवाजा वो 1947 में बंद हो गया था और तब से वो कोई सवाल नहीं पूछता। वो सिर्फ अपने कैदी को धीरे धीरे पढ़ भी रहा है और खा भी रहा है। वो सजा देता है। तो ये इस पूरी कहानी की नैतिक यात्रा को सामने लाता है। अगर आप अपने दुख को बदलने का चुनाव नहीं करते, जैसा कि टी हाउस में मौका मिलता है, तो दुख आपको बदलने का चुनाव कर लेता है, धीरे धीरे, अंधेरे में, एक बंद कमरे के अंदर। बिल्कुल। टी हाउस में आपके पास विकल्प है, अपनी कहानी को शेल्फ पर रखें या उसे घुलने दें। लेकिन कैबिन में कोई विकल्प नहीं बचा है। वहां दुख ने आपको ही अपनी चाय बना लिया है और वो आपको धीरे धीरे पी रहा है जब तक कि आप उस प्याले की तलछट न बन जाएं। इसीलिए दोनों जगहों के बीच का अंतर सिर्फ जादू का नहीं है। नहीं, वो चुनाव का है, बदलने का चुनाव करने का या ना करने का। अगर चंस टी हाउस एक निमंत्रण है तो सरकारी कैबिन एक सजा है। चलिए इनकी तुलना करते हैं ताकि ये फर्क साफ हो जाए। चंस टी हाउस तो रातों रात कहीं से प्रकट हो जाता है, एक चमत्कार की तरह। हाँ, और सरकारी कैबिन वो पहले से ही मौजूद है। वो नौकरशाही का एक त्यागा हुआ धूल भरा अवशेष है। एक जादू से पैदा होता है, दूसरा लापरवाही से सड़ रहा है। और माहौल, एक में उलोंग चाय और कागज की खुशबू है, दूसरे में धूल, सिगरेट की ठंडी राख और बुखार वाले पसीने की गंध। एक में जिंदगी की महक है, दूसरे में बीमारी की। समय का अनुभव भी अलग है। टी हाउस में समय जैसे ठहर जाता है, कैबिन में क्या होता है? केबिन में समय पिघल जाता है। दिन 1 और दिन 9 में कोई फर्क महसूस नहीं होता है। ये एक अंतहीन इंतजार है। टी हाउस में समय आपके साथ काम करता है, केबिन में समय आपके खिलाफ। और वहां रखी चीजें, टी हाउस में जिंदा किताबें हैं, केबिन में मुर्दा नक्शे हैं। और सबसे बड़ा फर्क, टी हाउस में जिंदगी देने वाली चाय है, केबिन में सिर्फ प्यास है जो कभी नहीं बुझती। वो प्यास ही सजा बन जाती है। तो अगर हम इसे और गहराई से समझें तो इन दोनों जगहों का प्रतीकात्मक मतलब क्या है? चंस टी हाउस स्मृति का गर्भ है, वूम्ब, जहां कुछ नया जन्म ले सकता है। और सरकारी केबिन उसी स्मृति की कब्र है, टूम्ब, जहां सब कुछ सड़ जाता है। एक गर्भ है और एक कब्र। हाँ, टी हाउस किन्वन का निमंत्रण है और केबिन वो किन्वन है जो सेप्टिक हो चुका है, जहरीला हो गया है। पर सवाल यह है कि हम उस केबिन तक पहुंचते कैसे हैं? और वो रास्ता वो डॉक्टर सोमनाथ बोस की कहानी से होकर जाता है। जो कहानी का दिल है मनोविश्लेषक डॉक्टर सोमनाथ बोस और एक कमाल की लड़की यास्मीन की प्रेम कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक प्रेम कहानी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बंगाल के विभाजन की आग में जलती हुई क्रांति, उम्मीद और उस एक धोखे की दास्तां है जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। और कहानी उस पॉइंट पर आकर खड़ी होती है जहां किताबी बातें, वो बड़े बड़े सिद्धांत असल जिंदगी की बेरहम सच्चाइयों से टकराते हैं और चूर-चूर हो जाते हैं। हाँ, डॉक्टर बोस जो हर चीज को फ्रॉइड के नजरिए से देखते हैं, उन्हें एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ता है जिसे किसी किताब में नहीं पढ़ा जा सकता। तो चलिए कलकत्ता से शुरू ही इस कहानी में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कलकत्ता में, जहां बोस और यास्मीन का रिश्ता पनप रहा है। और यास्मीन वो कोई आम किरदार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो टैगोर की स्टूडेंट है, उसे हाफिज और फैज की शायरी जुबानी याद है। मतलब जितनी तेज दिमाग है उतनी ही जिंदा दिल भी। हाँ, और वो खुद को एक बहुत ही दिलचस्प नाम देती है, चूड़ियों वाली एडिपस कॉम्प्लेक्स। ये कमाल का फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? क्या वो फ्राइड का मजाक उड़ा रही थी या? दोनों ही। एक तरह से वो दिखा रही थी कि वो पश्चिमी सिद्धांतों को आंख बंद करके नहीं मानती। वो उन्हें अपनी पहचान, अपनी संस्कृति के चश्मे से देखती थीं। वो बोस की किताबी दुनिया को अपनी जिंदा दिली से चुनौती देती थीं। और उनका रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, है ना? मतलब बौद्धिक भी और बहुत जज्बाती भी। हाँ, वो बोटैनिकल गार्डन में घूमते हुए फ्राइड और फेज पर बहस करते थे। और उपन्यास में एक पल है जो हमेशा याद रह जाता है, जब यास्मीन बोस के कान के पीछे
एक चंपा का फूल लगा देती हैं। और बोस उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यास्मीन उनकी जिंदगी की थीसिस का वो फुटनोट है, जो पूरी थीसिस को ही पलट सकता है। एग्जैक्टली। और एक ही छाते के नीचे बारिश में भीगना, जहां बोस के लेक्चर नोट्स घुल जाते हैं। वो एक संकेत की तरह था ना कि यास्मीन की मौजूदगी उनके सिद्धांतों को कैसे धुंधला कर देगी। बिल्कुल। उनका रिश्ता भी अपने आप में एक क्रांति था, जहां पर्सनल और पॉलिटिकल सब कुछ एक दूसरे में घुल मिल गया था। जैसे वो कॉफी हाउस वाला सीन। हाँ बिल्कुल। वो एक मेज पर बैठकर अपना घोषणा पत्र लिखते हैं। बोस औपनिवेशिक अधीनता की न्यूरोटिक संरचना पर एक गंभीर लेख लिख रहे होते हैं। एक मिनट, औपनिवेशिक अधीनता की न्यूरोटिक संरचना, इसे आसान भाषा में समझाएंगी? क्या बोस ये कह रहे थे कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक तरह की दिमागी बीमारी है? आपने बिल्कुल सही समझा। उनका मानना था कि गुलामी हमारे अवचेतन में, हमारे सबकॉन्शियस में घर कर जाती है और पूरे समाज को बीमार बना देती है। तो जब बोस ये भारी भरकम सिद्धांत लिख रहे थे, और यास्मीन उसी कागज के हाशिए पर लिख देती हैं कि इस दिमागी गुलामी को एक ईंट, एक चुंबन या एक कविता से खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जहां बोस समस्या का विश्लेषण कर रहे थे, वहीं यास्मीन उसे जीने और बदलने का रास्ता खोज रही थी। और शायद यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ये खूबसूरत संगम एक आने वाली त्रासदी की आहट देने लगता है। हाँ, बोस के ढाका जाने से ठीक पहले यास्मीन कुछ ऐसा करती है जो किसी भविष्यवाणी जैसा लगता है। वो बंद लिफाफा। हाँ, वो चुपके से एक बंद लिफाफा जिसमें एक कविता है, बोस की नोटबुक में रख देती है और कहती है, कम से कम एक वाक्य को तुम्हें चौंकाने देना। और वो कविता, वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। अगर मैं खामोशी को तुम्हारी जेब में रख पाती तो मैं उसे कोने कोने से करीने से मोड़ देती, जब तक कि एक दिन तुम अनजाने में उसे छूते और महसूस करते कि वो हमेशा से तुमसे बात कर रही थी। ये कोई आम खामोशी नहीं है, ये एक हथियार बंद खामोशी है जो जल्द ही उन दोनों के बीच आने वाली थी। और ये बोस की आने वाली नाकामी को समझने की एक अहम कड़ी है। बिल्कुल। और फिर ढाका का सफर शुरू होता है। बोस के दिमाग में एक अजीब कश्मकश चलती है। एक तरफ उनकी नोटबुक की स्याही की महक, मतलब उनके सिद्धांत, और दूसरी तरफ यास्मीन के दिए चमेली के फूलों के महक, यानी मोहब्बत। और इसी सफर में यास्मीन का भाई असलम बोस को एक चेतावनी भी देता है। वो कहता है, क्रांतियां तय कार्यक्रमों से नफरत करती हैं। बहुत गहरी बात है, जैसे वो कह रहा हो कि तुम क्रांति को अपनी किताबों के हिसाब से नहीं चला सकते। सही। और जैसे जैसे वे बंगाल के अशांत इलाकों की ओर बढ़ते हैं, सफर का जो उल्लास था वो एक ठंडे हिसाब किताब में बदल जाता है। उन्हें एहसास होने लगता है कि वे किसी जश्न में नहीं बल्कि इतिहास के एक बहुत खतरनाक मोड़ पर जा रहे हैं। हाँ, और यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ शुरू होता है, जब दंगे में उनकी गाड़ी पर हमला होता है। और उस भगदड़ के पल में बोस एक फैसला लेते हैं, एक ऐसा फैसला जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। वो असलम को, जो उनका इंसानी रिश्ता है, उसे भीड़ में छोड़कर अपनी नोटबुक यानी अपने सिद्धांतों को बचाते हुए भागते हैं। ये सुनना ही कितना भयानक है। उन्होंने एक जीते जागते इंसान पर बेजान विचारों को तरजीह दी। यही वो पल था जहां वो असल में हार गए। और वो भागते भागते लाशों से भरे खेत में पहुंचते हैं और एक वीरान सरकारी केबिन में पनाह लेते हैं। तो ये केबिन सिर्फ एक कमरा नहीं था, है ना? ये उससे कहीं ज्यादा था। बिल्कुल नहीं। वो केबिन उस बनते बिगड़ते, उस टूटते हुए देश का एक प्रतीक था। एक ऐसी जगह जो नक्शे पर तो थी लेकिन जिसका कोई वजूद नहीं था। एक तरह का मनोवैज्ञानिक शून्य। हाँ, और बोस को एहसास होता है कि उसका केबिन ठीक उस जगह पर है जहां जल्द ही बंटवारे की लकीर खींची जानी है। और उस केबिन के अंदर जो अजीब घटनाएं होती हैं वो तो किसी डरावने सपने जैसी हैं। वो गुमनाम फोन कॉल्स। हाँ, एक गुमनाम कॉलर बोस को फोन करता है और उसके सारे फ्रॉइडियन सिद्धांतों की मतलब धज्जियां उड़ा देता है। वो उन्हें अफीम और क्लोरोफॉर्म रैग जागन कहता है। मतलब वो कह रहा था कि तुम्हारा मनोविश्लेषण तो बस एक नशा है जो लोगों को असलियत से दूर रखता है जबकि देश जल रहा है। यह बोस की बौद्धिक नींव पर सीधा हमला था। और फिर वो प्रेत स्विच बोर्ड, टूटी फूटी आवाजें, और अंत में वो एक ब्रिटिश लहजे वाली आवाज जो कहती है, ग्राहक, आपकी कॉल पूरी नहीं हो सकती क्योंकि आप जिस देश तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। वाह, ये सिर्फ एक टेलीफोन मैसेज नहीं था, ये उस दौर की पूरी राजनीतिक और इंसानी हकीकत थी। एक ऐसा देश जो अभी बना ही नहीं है। उपन्यास में लिखा है कि कैबिन की दीवारें भी विभाजन के सपने देख रही थीं।
उन्हें खुद नहीं पता था कि सुबह वो हिंदुस्तान में होंगी या पाकिस्तान में। और फिर जो होता है वो शायद इस कहानी का सबसे भयानक दृश्य है, खोए हुए लोगों का जुलूस। हाँ, दीवारों से गुजरती सैकड़ों आत्माएं जो बोस से रास्ता पूछती हैं। वो आत्माएं उससे पूछती हैं, बाबू हमें बताओ कौन सी सड़क ढाका है, कौन सी कलकत्ता। जब हम जल रहे थे तब रेखा बदल गई। सोचिए, ये किसी भी बुद्धिजीवी के लिए सबसे बड़ा तमाचा है। आप दुनिया का नक्शा बदलने चले थे और अब आप एक गली का रास्ता भी नहीं बता पा रहे। और फिर अगली सुबह यास्मीन आती है, लेकिन वो असली यास्मीन नहीं है। नहीं, वो एक प्रेत के रूप में आती है। हाँ, उपन्यास में लिखा है धूप की धूल की मंगेतर बनकर, यानी रोशनी के कणों से बनी एक परछाई। तो जिस सुबह का वो इंतजार कर रहे थे वो अब कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सवाल बन गई। बिल्कुल। इसका मतलब था कि यास्मीन जो कभी आने वाली सुबह की उम्मीद थी, अब खुद सुबह बन गई है। क्षणिक, सुंदर, लेकिन एक ऐसी रोशनी जिसे छुआ नहीं जा सकता। वो उस वादे का प्रतीक बन गई जो अब कभी पूरा नहीं हो सकता। और फिर वहां आता है काकभुशुंडी, एक पौराणिक कौवा। ये कोई आम कौवा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। काकभुशुंडी पुराणों का एक ऐसा पात्र है जो चिरंजीवी है। उसने युगों युगों तक इतिहास को अपनी आंखों से घटते देखा है, रामायण से लेकर महाभारत तक। हाँ, तो उपन्यास में उसका आना मतलब इतिहास खुद गवाही देने आया है बोस के खोखले तर्कों के सामने। और वो कौवा बंगाल के विद्रोह और भूले विसरे इतिहास के गीत गाता है। और आखिर में बोस के ही बचपन की लिखावट में लिखी एक कविता बनकर राख हो जाता है। ये संकेत है कि बोस का अतीत, उनका सच, उनके ही सामने चलकर राख हो रहा है। बोस को क्या कहते हैं, आत्मज्ञान होता है। उन्हें समझ आता है कि बंटवारा एक सर्जिकल कायरता थी, एक मनोवैज्ञानिक घाव को राजनीतिक लकीरों से सिलने की कोशिश जिसने सिर्फ नए जख्मों को जन्म दिया। हाँ। उपन्यास में उनकी ये जो अनुभूति है वो इन शब्दों में है, हमने डर को खत्म करने के लिए नक्शा काटा और घाव को उन शहरों के नामों से सिल दिया जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे। ये बहुत ही मार्मिक एहसास है, अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत को सर्जिकल कायरता कहना। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं। कुछ नहीं बचता। और कहानी का अंतिम फैसला सालों बाद होता है, जब बोस की मुलाकात ढाका में असलम और यास्मीन से होती है। और असलम उसे साफ साफ कहता है, तुमने हम दोनों को धोखा दिया, मुझे खामोशी से, उसे उम्मीद से। उसने असलम को भीड़ में छोड़कर खामोशी से धोखा दिया और यास्मीन को लौट आने की झूठी उम्मीद देकर धोखा दिया। और फिर यास्मीन का फैसला आता है, सिर्फ एक लाइन में, तुमने उस रात गलत सीमा पार की। एक पल रुककर। वो किसी राजनीतिक सीमा की बात नहीं कर रही थी। नहीं, वो इंसानियत, कर्म और अकर्म के बीच की नैतिक सीमा की बात कर रही थी। और उसी पल बोस को यास्मीन के खत की वो कविता याद आती है जो उसकी बौद्धिक कायरता पर अंतिम फैसला सुनाती है। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करती रही कि तुम हमें बचाओगे, लेकिन तुमने अपने विचारों को बचाया। और फिर वो आखिरी लाइन, तुम मेरी कविता थे बोस, लेकिन जब आग लगी तो तुमने किताब बंद कर दी। ये सुनना भी मुश्किल है। मतलब उसने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, प्रेम को बचाने की जगह अपने बेजान विचारों को चुना। ये तो किसी भी बुद्धिजीवी के लिए सबसे बड़ी आलोचना है। बिल्कुल। बोस ने आखिरकार किसी राजनीतिक सीमा का नहीं, बल्कि जिंदा और अनकहे के बीच की एक लकीर का नक्शा बनाया। उसके सारे एकेडमिक सिद्धांत खत्म हो गए और उनकी जगह दुख की एक गहरी सच्ची समझ ने ले ली। हाँ, उसने उस दर्द को महसूस किया जिसे वो पहले सिर्फ विश्लेषित करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या यास्मीन का उसे अस्वीकार करना एक तरह से प्रेम का ही एक काम था? हाँ, ये प्रेम का एक क्रांतिकारी कार्य था। उसने बोस को वापस लौटकर सब कुछ तबाह करने से बचाया। उसने बोस को अपनी कहानी को किसी सिद्धांत की अलमारी में रखने के बजाय उसे जीने और महसूस करने पर मजबूर किया। यह उपन्यास हमें कौवे के गीत की उन पंक्तियों के साथ छोड़ जाता है जो एक चुनौती भी है और एक चेतावनी भी। अगर कांटेदार तार उसके सीने को फिर से चीरते हैं तो मिट्टी सदियों पुरानी विद्या के साथ उठेगी। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। ये उपन्यास हमसे पूछता है, आज के दौर में हमारी नोटबुक क्या है? वो कौन से विचार हैं, कौन सी विचारधाराएं हैं जिन्हें बचाने के लिए हम अपने आसपास के इंसानी रिश्तों को, अपनी इंसानियत को दांव पर लगा रहे हैं? और क्या हम भी बोस की तरह एक दिन ये महसूस करेंगे कि हमने अनजाने में या शायद जानबूझकर गलत सीमा पार कर दी है? ये सवाल उपन्यास हमारे लिए छोड़ जाता है सोचने के लिए।
जबकि अनकही बातों का दबाव नीचे दबी हर चीज पर अपना निशान छोड़ता जा रहा है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।